क्लास स्टार्ट करते हैं आगे मनी लॉन्ड्रिंग के। हम फर्दर लास्ट क्लास के अंदर हमने सीखा वर्ल्ड लेवल पे व्हाट इज मनी लॉन्ड्रिंग, देन द सेकंड स्टेप वी लर्न what are the process, what are the effects of money laundering on society and on the country, and lastly what we learned about the global initiative of the money laundering जिसमें हमने काफी सारे conventions पढ़े थे। Now today we are starting with Indian initiative, heading डालिए Indian initiative on money laundering, Indian initiatives on money laundering। मनी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, भारत की एक्ट का नाम है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। इनेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑन बनाई कब थी? इनेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑन 17th January 2003। enacted by the government on 17th January 2003, which was effectively applicable from 1st July 2005। मतलब हमने 1999 के अंदर इसकी शुरुआत कर दी थी बनने के लिए भारत में। 1999 में ये कॉन्सेप्ट आ चुका था भारत में। आने के बाद हमने एक्ट का नाम रखा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, जिसको इंडिया के अंदर पार्लियामेंट में पास कब किया गया? 2003 में, 17 जनवरी 2003 में। और जो इफेक्टिवली एप्लीकेबल कब से हुई? इलेक्शंस के बाद, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग है काला धन। इलेक्शंस के बाद 2005 में। इलेक्शन का टर्म हमारा ऐसा चल रहा है ना, 5, 10, 14-15 और अभी हमारा 19-20 वाला जो अभी आने वाला है, ठीक है। तो इस टर्म तो 2005 में इफेक्टिवली एप्लीकेबल हो गई, तो भारत ने एक एक्ट बनाई इसके लिए, ठीक है। व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट इन इंडिया? लिखिए ऑब्जेक्टिव। लिखे टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग, and confiscate the property derived from money laundering, and also give punishment to people involved in this work. To people who are involved in this. Clear? Full stop. चलिए आगे देखें। फिर एक वर्ड आता है, व्हाट यू मीन बाय प्रोसीड ऑफ क्राइम। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का क्या मतलब होता है यहां पर? ठीक है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम हेडिंग डालें, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, PROCEEDS, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। लिखें एनी मनी, प्रॉपर्टी, obtained directly or indirectly, by any person as a result of criminal activity, मतलब अगर आप कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी करके कोई पैसा कमाते हो या प्रॉपर्टी कमाते हो, उसको क्या बोला गया? प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, क्योंकि वो क्राइम करके
कमाई हुई चीज है, ठीक है। एंड द फुल स्टॉप, डाउन साइड एरो। क्राइम का क्या मतलब है यहां पर? क्राइम हियर मीन्स those which are mentioned in the schedule of this act. ठीक है। सो व्हाट डू यू मीन बाय मनी लॉन्ड्रिंग? नाउ अब आपके पास डेफिनेशंस आ चुकी है। अगर पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय मनी लॉन्ड्रिंग, द आंसर यू कैन गिव एनी पर्सन who knowingly or unknowingly enter into any transaction, जो मैडम बाहर बैठो आप, 15 मिनट बाद आना। क्लास का टाइम पता है सबको, ठीक है। मैंने क्या कहा था, 15 मिनट बाद क्लास में अलाउड नहीं, टाइम से, ओके। हु नोइंगली और अननोइंगली, जानबूझ के या अनजाने में, क्योंकि क्राइम करने के बाद हम क्या कहते हैं, मुझे नहीं पता था, मतलब उसको प्रूव करने में क्यों टाइम लगा है, क्रिमिनल काम करा आपने, ठीक है। नोइंगली अननोइंगली, अगर आपने कोई भी ऐसी कमाई कर ली जो मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू आई है, तो आपने क्या किया है, मनी लॉन्ड्रिंग आपका ऑफेंस है। इज दैट क्लियर? सिंपल। व्हाट डू यू मीन बाय मनी लॉन्ड्रिंग? मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या है? एनी पर्सन हु डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, knowingly or unknowingly indulge in any transaction which has proceeds of crime. proceeds of crime के ऊपर लिख चुके हो आप, तो वो क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग। देखो इधर, a person who directly or indirectly attempt to indulge मतलब इंक्लूड होना, a person who directly or indirectly attempt to indulge knowingly or knowingly assist, या तो आप खुद ही हो जाते हो उसका पार्ट, या फिर आप पार्ट नहीं हो बट आपने उस आदमी को हेल्प किए। जैसे आपने गोली नहीं चलाई बट आपने बंदूक अरेंज करवा के दी है, तो आपने क्या किया, उसको असिस्ट किया। और इज अ पार्टी और इज एक्चुअली इन्वॉल्व, या फिर आप खुद ही इन्वॉल्व हो ही जानबूझ के, इन एनी प्रोसेस और एक्टिविटी, किसी भी प्रोसेस, किसी भी चीज में, विच इज कनेक्टेड विद द प्रोसीड्स, मतलब ऊपर वाली डेफिनेशन, मतलब मनी लॉन्ड्रिंग के किसी काम में आप इन्वॉल्व हो, यू विल बी गिल्टी ऑफ ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। सिंपल है डेफिनेशन। एनी पर्सन नोइंगली और नोइंगली, ये नोट्स आपको सब मिलेंगे, ठीक है। फिर भी अपने लिए बना सकते हो आप इनको। याद हो गया मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है? एनी पर्सन हु डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंडल्ज, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, नोइंगली अननोइंगली, ईदर एक्चुअली डू और इंडल्ज और हेल्प समवन इन द proceeds of crime shall be treated as a guilty of offense under मनी लॉन्ड्रिंग। ये थोड़ी लीगल लैंग्वेज होगी, हिंदी सिंपल लैंग्वेज क्या बोलेंगे हम इसे? एनी पर्सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, नोइंगली और नोइंगली, हु डज एनी क्राइम ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग शैल बी ट्रीटेड एज अ गिल्टी ऑफ ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। तो सेक्शन 3 में लिखा है, तो पूरा फ्लो चार्ट से भी समझाया हुआ आपको एग्जाम में अगर आप थोड़ा फ्लो चार्ट से ढंग से समझाओ इसे, ठीक है, तो आपको मार्क्स ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। लेंथ कैसे बनेगी अदरवाइज? तो लेंथ बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फ्लो चार्ट्स बनाने। तो ऊपर जो लाइन लिखी, ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। 5 नंबर में आप अगर 2.5 लाइन या 2 लाइन या 3 लाइन लिखते हो, सर्टेनली यू अंडरस्टैंड कि वो मार्क्स आपको पूरे नहीं मिलेंगे। तो उस केस में क्या करना है, उस 5 नंबर को थोड़ा और डिटेल करते हैं, ठीक है। देखो फिर से लिखा, मनी लॉन्ड्रिंग का, अ पर्सन हु नोइंगली एंटर इन ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू प्रोसीड्स ऑफ क्राइम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, एक्वायर, पोजेस और ट्रांसफर प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। मतलब पहला तो आ गया कि आप ट्रांजैक्शन में या तो इन्वॉल्व हो या फिर हेल्प करिए। दूसरा, आप ट्रांजैक्शन में तो इन्वॉल्व नहीं हो बट आपने किसी तरीके से, आपके पास वो घर या वो संपत्ति है। फॉर एग्जांपल, ट्रांजैक्शन में तो इन्वॉल्व मिस्टर एक्स है, मतलब गड़बड़ किसने करी, मिस्टर एक्स ने, बट संपत्ति उसकी वाइफ के नाम पे है, तो क्या वाइफ भी जेल जाएगी? समझ आया? क्या वाइफ इस कैटेगरी में आ रही है? इसमें उसने क्राइम नहीं किया, क्राइम किसने किया, इसने, बट संपत्ति उसके नाम पे है, तो ये भी तो जाएगा ही जाएगा। प्लस, तो कहते नहीं है कि अगर आप चोरी का सामान खरीदना, डील करना, बेचना, सब कुछ ही क्राइम है। तो इसका मतलब अगर आपने गलत काम किया या गलत काम का साथ दिया। दूसरा और तीसरा, कंसील द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम,
या फिर आप किसी भी तरीके से कमाई मैंने की थी, मेरे घर पे रखी हुई थी, बट माई फैमिली वॉज ट्राइंग टू कंसील, छुपा रही थी कि पुलिस उसको पकड़ ना पाए, लेके भाग गए, कूद गए, रेड पड़ रही है तो छुपा रहे हैं उसको, ट्राई टू हाइड, सभी उस क्राइम के भागीदार हैं। इज दैट क्लियर? दैट इज मनी लॉन्ड्रिंग। लिख लिया ना, विल बी ट्रीटेड एज अ गिल्टी ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। इज दैट क्लियर? इजी। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है व्हाट इज मनी लॉन्ड्रिंग, तो एज इन इंडियन एक्ट, भारतीय में, पहले वाला था ग्लोबल वाला था, आज क्या है इंडियन एक्ट के अकॉर्डिंग क्या है, सिंपल आपका, एनी पर्सन हु डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नोइंगली एंटर इनटू ट्रांजैक्शन विद द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम और acquire, possess the transfer of proceeds of crime or conceal the proceeds of crime shall be guilty of offenses. What is the punishment for money laundering in India? बहुत ही इजी है, लास्ट एग्जाम में आई थी ये, लास्ट एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, पनिशमेंट फॉर मनी लॉन्ड्रिंग 2 बार आ चुका है ये एग्जाम के अंदर, सिंपल क्वेश्चन 2 मार्क्स में, 2 से 3 नंबर में, व्हाट इज द प्रोसीड्स ऑफ, व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर मनी लॉन्ड्रिंग क्राइम। बहुत सिंपल है, देखो 2 टाइप के केस है, एक है कि अगर आप नार्कोटिक्स के काम में लगे हुए, नार्कोटिक्स समझते हो ना, अफीम, गांजा, वीड, इन सब में, इनके थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग की, तो डोंट यू थिंक अगर आपने उनके थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग की तो थोड़ा और ज्यादा सीरियस है। देखो एक तो मैंने स्मगलिंग करी सोने चांदी की, तो इसमें किसी की जान तो नहीं गई ना, वीड, गांजा, अफीम, ये सब चीजों में किसी की जान जाने का भी डर रहता है, प्लस ये थोड़े से इमोरल काम है, तो इसके लिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा सजा होनी चाहिए, और रादर दूसरे वालों की थोड़ी सी कम है। तो क्या बोला, अगर आप नार्कोटिक्स ड्रग्स में के काम में मनी लॉन्ड्रिंग की है तो आपकी सजा कितनी होगी, 3 to 10 years एंड फाइन, एंड मतलब जेल तो जाना ही जाना है, प्लस फाइन। सर फाइन का अमाउंट कितना होगा, डिपेंड्स आपने अगर ये गलत काम नार्कोटिक्स वाला 10 करोड़ का किया तो उसके अकॉर्डिंग लगेगी, आपने 2 लाख का किया उसके अकॉर्डिंग लगेगा, फाइन डिपेंड करता है। अगर कोई और तरीके के मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हो आप, तो आपके ऊपर कितना क्राइम, कितना फाइन लगेगा, 3 साल से 7 साल की सजा एंड फाइन। क्लियर है? आई थिंक लर्न हो गया मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, समझ आ गया ना, थोड़ा इंपॉर्टेंट है वो, या तो आपने प्रोसीड्स ऑफ क्राइम में इन्वॉल्व हो, या आप या तो आपने क्राइम करा या इन्वॉल्व हो या छुपा रहे हो, गिल्टी हो सेक्शन 3 में। अच्छा सजा क्या है, अगर नार्कोटिक्स वाले में हो तो 3-10 फाइन, नार्कोटिक्स के अलावा कोई मनी लॉन्ड्रिंग है 3-7 फाइन। एग्जाम में ठीक से लिख के आना है, ये लर्न करवाने के लिए था। इज दैट क्लियर? ठीक है, दैट वाज द डेफिनेशन एंड पनिशमेंट। नाउ कम्स हु विल गिव दिस फाइन। कोई सवाल है? कौन ये फाइन बताएगा, कौन आपको जेल डालेगा, कौन है? नरेंद्र मोदी करेगा ये काम? कौन करेगा? हु इज द अथॉरिटी ओवर हियर? इंडिया में क्या मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कोई डिपार्टमेंट बना है? यस, देयर इज अ अथॉरिटी फॉर मनी लॉन्ड्रिंग आल्सो इन इंडिया। मतलब समझ आया मैं क्या कह रहा हूं? किससे इसके डिसीजन कौन लेगा? आपने कहा फाइन 2 करोड़ को 2 करोड़ के हिसाब से, 10 लाख को 10 लाख के हिसाब से, 2 लाख का 2 लाख के हिसाब से, तो कौन बताएगा ये कि कितना फाइन होना चाहिए? तो उसके लिए क्या है, एक अथॉरिटी बनी जिसको बोला गया एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। तो पहले वर्ड का मीनिंग समझते हैं। एडजुडिकेटिंग मतलब क्या होता है? जजमेंट करने वाला। एडजुडिकेट मतलब जजमेंट करने, एडजुडिकेट मतलब जजमेंट करना, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का मतलब जजमेंट करने वाली अथॉरिटी। क्लियर? ओके, जजमेंट करने वाली अथॉरिटी कौन है गवर्नमेंट में? सेंट्रल गवर्नमेंट कैन अपॉइंट one or more person who should not be below the rank of joint secretary to the government of India as the adjudicating authority by notification। तो आप सिंपली अपने नोट्स के लिए ले सकते हो, adjudicating अथॉरिटी कौन होगा? जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अबव रैंक ऑफिसर्स। जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अबव रैंक ऑफिसर। इधर बिलो लिखा है, मैं समझा देता हूं क्या है वो, और अबव रैंक ऑफिसर लिखो आप। चलिए, यहां लिखा है कि उससे नीचे का कोई हो नहीं सकता है, और मैंने क्या कहा, उससे ऊपर के हो सकते हैं, एक ही बात है वो। ठीक है, अगला हेडिंग डालो, एडजुडिकेशन अंडर मनी लॉन्ड्रिंग।
एडजुडिकेशन अंडर मनी लॉन्ड्रिंग। सवाल आता है मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर केस कैसे चलाए जाते हैं? तो बहुत सिंपल सी चीज है, या तो मुझे पता चल गया कि यहाँ स्मगलिंग का काम हो रहा है तो सुमोटो, समझते हो सुमोटो सारे वर्ड, सुमोटो मतलब अपने आप, या तो मुझे पता चल गया कि यहाँ पर गड़बड़ हो रहा है पहला, दूसरा आपकी कंप्लेन किसी ने कर दी कि इसके बाद स्मगलिंग का है, तो दो हो गए, या तो खुद से या किसी की कंप्लेन से। किसके पास गई कंप्लेन? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी आपको बुला लेगी कि सर आ जाइए, आपके खिलाफ ऐसा कंप्लेन आया। तो देखो, द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ऑन द रिसीट ऑफ कंप्लेन फ्रॉम द डायरेक्टर और एनी अदर ऑफिसर और ऑन द रीजन टू बिलीव दैट द पर्सन हैज कमिटेड ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, कि उस आदमी ने मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस किया है, shall serve a notice of not less than 30 days to such person, उसको नोटिस दिया जाएगा कि 30 दिन के अंदर अंदर रिप्लाई कर। जब भी ये लाइन आए ना shall serve the notice of not less than 30 days, तो इसका मतलब उसको बोला गया 30 दिन के अंदर अंदर रिप्लाई करो, ठीक है। कॉलिंग हिम अपॉन टू इंडिकेट हिज सोर्स ऑफ इनकम एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कि कहां से आया। अब सुन जो ध्यान से, एक वर्ड लिखा हुआ है कि एक वर्ड को ध्यान से समझाता हूं मैं आपको लॉ में। एक वर्ड लिखा हुआ है shall सर्व द नोटिस ऑफ 30 डेज। देखो, अगर फॉर एग्जाम्पल कंप्लेन आई, अब बताना, ये क्वेश्चन है, ठीक है, नोटिस बना, नेक्स्ट टाइम हुआ तो क्लास में नहीं आओगे, ठीक है। 15/1/2020 को नोटिस मिस्टर एक्स को रिसीव हुआ 15 को, और 20/1/2020 को उसने रीड किया। कैन यू टेल मी उसको कितने दिन के अंदर अंदर रिप्लाई करना है? गिव मी द डेट कि इस तारीख के अंदर अंदर उसको रिप्लाई करना है। टेल मी द लास्ट डेट बाय विच ही हैज टू रिप्लाई विद मंथ। 15 फरवरी या 14 फरवरी, जो भी 13, 14, 28 दिन के हिसाब से हम मानते हैं 30 दिन का महीना है, तो कभी रिप्लाई करना? 15 कह रहे हो। और कोई? 10 फरवरी कौन है? 10 फरवरी और 10th और जवाब सबका आना चाहिए। हाँ, बाय 31 जनवरी, मतलब आप इधर से काउंट कर रहे हो ना, ये वाले से पहली तारीख से आप काउंट कर, ठीक है, 31 जनवरी। और कोई? 10, मतलब पीछा देखने, आप भी बताओगे चलेगा। 15 को 10 फेब 15 10 31 फेब, okay, 10 फेब। See, the answer is 15 फेब या 13 फेब, जो भी आया आपका वो। क्यों? जब मैं बोलूं ना कि सर्व, एक होता है इशू, अगर होता 30 डेज फ्रॉम इशू, जो तुक्को भी मारे अगर किसी ने तो वो समझ लो, तुक्के नहीं, रीजन। अगर ये बोला, अगर ये लिखा, यहाँ क्या लिखा है 30 डेज, ये वर्ड क्या लिखा है? सर्व द नोटिस ऑफ नॉट लेस देन 30 डेज। सर्व का मतलब समझो ध्यान से, लॉ में क्या होता है, किधर भी, सब लॉ में, अगर मैं बोलूं इशू नोटिस, इशू का मतलब कब से आ जाता? जिस दिन नोटिस बना, ठीक है। इशू मतलब इशू हो गया, उसको मिला नहीं अभी तक। फिर आया एक वर्ड सर्व, सर्व का मतलब कब से? जिस दिन उसको सर्व मतलब दिया। आप पढ़ो नहीं पढ़ो आपकी प्रॉब्लम है, मैंने आपको दे दिया, वो सर्व है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? सर मैं घर पे नहीं मिला तो कोरियर करो, साइन लो, ड्रॉप बॉक्स में डालो, उसकी फैमिली के सिग्नेचर ले लो, कुछ भी है, उसके घर पे चिपका दो, वो आगे की बात है, मैं बाद में बताऊंगा कैसे होता है वो, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो 30 डेज कब से? जिस दिन उसको आपने सर्व किया। सर्व का मीनिंग याद रहेगा, ठीक है। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या, एडजुडिकेशन कैसे होएगा? एडजुडिकेशन कैसे होगा? अभी जिस दिन उसने सर्व किया उसके 30 दिन के अंदर उसको नोटिस दिया जाएगा। जैसे एक एग्जांपल सुनो ध्यान से, मुझे एक्स पर्सन ने कंप्लेन की
कि सर मिस्टर वाई के पास 10 करोड़ रुपया मुझे लगता है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, और आप इसको चेक करो, अगर मुझे लगता है कि ये आदमी की इंफॉर्मेशन सही है तो मैं अपने ऑफिसर्स को इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन के लगाऊंगा। मुझे एक भी इसमें सबूत मिल गया, हल्का सा भी लगा कि हाँ कुछ गड़बड़ है, तो मैं इनको बुलाऊंगा और इनको बोलूंगा, डियर मिस्टर वाई, यू हैव 30 days फ्रॉम नाउ, प्लीज कम एंड टेल मी द सोर्स ऑफ योर हाउस। आपने जो घर के लिए खरीदने के लिए 10 करोड़ दिए हैं, उस पैसे का सोर्स बताओ आप मुझे। बहुत ही सिंपल भाषा, सिंपल यही होगा कि 10 करोड़ कहां से है वो बता दो। तो ये कहेंगे सर मैंने 3 करोड़ रुपया एक प्रॉपर्टी, पुरानी संपत्ति बेच के कमाया। ठीक है, अग्री, उसके कागज दिखाओ, एविडेंस, शो मी द एविडेंस कि आपने बेचा। सर मैंने उसके ऊपर टैक्स पे नहीं किया, चोरी किया, कोई इश्यू नहीं है। अगर टैक्स चोरी किया तो कोई क्राइम, मतलब ठीक है गलत है, बट जेल तो नहीं जाओगे ना, टैक्स पे कर दो आप, अनटैक्स्ड इनकम है वो आपकी, बट एटलीस्ट टेल मी द सोर्स। तो उन्होंने कहा सर 3 करोड़ तो घर बेच के आया था, और उसके घर बेचने की स्लिप ये रही, हमारे पास रजिस्ट्री के कागज तो होंगे ना, टैक्स नहीं पे किया अलग बात, रजिस्ट्री का ये 3 करोड़, बाकी 7 करोड़ किधर से आया? सर मैंने 5 करोड़ के ह्यूमन ऑर्गन्स स्मगल किए थे। ठीक है, मैंने इंसान के कंकाल या इंसान के बॉडी पार्ट्स को स्मगलिंग करा था। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, सोर्स दिखा दो उसका भी। ठीक है, कोई तो कागज होगा ना, रसीद होगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को तो तब भी इतना गंदा है, वो कहेगा इस पे टैक्स दे दे, बात खत्म, मुझे लेना देना। वो ये तूने इंसान के बॉडी पार्ट को बेचा या अपने आप को बेचा, मुझे मतलब नहीं, तेरी क्या हुई है, इनकम टैक्स दे, और बाकी दूसरा डिपार्टमेंट देखेगा। ठीक है, एनीवे क्यों लॉटरी पे भी टैक्स ले रहा है ना, लॉटरी इलीगल है वो, उसको कोई लेना देना नहीं। चलिए 5 करोड़ को वो आया, बाकी का क्या किया? सर बाकी मैंने टेररिज्म फंडिंग से लेके आया पैसा। ठीक है, ठीक है, डन, तुम्हारा सोर्स आ गया, हमें प्रॉब्लम है, तुम जेल जाओ। 3 से, क्योंकि तुम्हारे पास एक तो ड्रग्स का नहीं है तो 3 से, और ड्रग्स उसमें आएगा ह्यूमन ऑर्गन में, वो भी और सीरियस क्राइम में है आपका। ठीक है, तो 3 से 10 या 3 से 7 हम डिसाइड करेंगे, और 10 करोड़ की आपकी प्रॉब्लम है, तो 3 तो आपका सही है, बाकी बची प्रॉब्लम 7 करोड़। मेरा जितना मन करेगा उतना मैं 7 का 7 भी लगा सकता हूं। ठीक है, 7 का 14 भी लगा सकता हूं, 7 में 1 भी लगा सकता हूं, डिपेंड मेरे मन पे कितना डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि जितना मैं सेटिस्फाइड होऊंगा उतना मैं लगाऊंगा। ठीक है, ये लॉ में लिखा हुआ है। आगे समझ वो पहले वाला पॉइंट, 3 से 10, 3 से 7 एंड फाइन, जेल तो मैं पक्का जाऊंगा। अच्छा सर कितने टाइम के लिए जेल जाओगे? 3 से 7 वाले में अगर मैं आता हूं तो कितने टाइम के लिए जाओगे? सर 3 साल तो पक्का जाना ही जाना है, उसमें मैं भी चाह के कम नहीं कर सकता। बाकी सर 7, दैट डिपेंड्स। ठीक है, वो उस पर डिपेंड करता है प्रैक्टिकली कितना आपका स्ट्रॉन्ग केस लड़ा जाता है, वकील आपका। आ गया क्लियर अभी समझ? दिस इज योर एजुकेशन, आई होप एग्जांपल समझ आ गया। ठीक है, तो साथ साथ में प्रैक्टिकली भी बता रहा हूं मैं कि कैसे होता है। क्लियर? ऑब्लिगेशन। अच्छा इसमें ना एक और पॉइंट होता है, कई बार ऐसा होता है कि क्लियरिटी नहीं होती है, आपने सोर्स दिखाया, आपके सोर्स पे मैं थोड़ी यकीन कर लूंगा उस केस में, और मुझे लगता है कि आप इंडिया छोड़ के भाग जाओगे, विजय माले बहुत गए हमारे पास। ठीक है, तो व्हाट कैन आई डू इन दैट? इंडिया छोड़ के भाग जाओगे, प्रॉपर्टी बेच के पैसा लेके चले जाओगे, तो व्हाट कैन आई डू? मैं आपकी प्रॉपर्टी को प्रोविजनली अटैच कर दूंगा। अटैच का मतलब है ना आप बेच सकते, ना ये तो ये गवर्नमेंट की है, ना ये एक डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है फॉर द टाइम बिंग, जब तक इस केस का फाइनल डिसीजन नहीं आता। क्लियर? इज दैट क्लियर? प्रोविजनली अटैच हो जाती है। ये सवाल आ सकता है कि सर अगर फाइनली डिसीजन, मतलब एकदम से यकीन कैसे हो जाएगी कि इसने जो 3 करोड़ के दिए, ये सारे के सारे बोल दे कि घर बेच के आया सर पैसा, गांव में जमीन बेची थी, मैंने बिजनेस में कमाया था, झूठी स्लिप ला दे बिजनेस की सारी, चेक करने में महीना 20 दिन लगेंगे, है ना? वो महीना 20 दिन का टाइम जो है सब उसको बोला जाता है प्रोविजनली अटैच। प्रोविजनल मार्कशीट आती है ना आपकी, क्या होती है वो? अभी तक फाइनल नहीं है। इज दैट क्लियर? तो दैट इज योर प्रोविजनल अटैचमेंट। तो क्या क्या कर सकता है एडजुडिकेटिंग ऑफिसर? एडजुडिकेटिंग ऑफिसर आपसे सोर्स पूछ सकता है, और अगर डाउट है तो आपकी प्रॉपर्टी को प्रोविजनली अटैच भी कर सकता है।
और अगर डाउट क्लियर हो गया मतलब पक्का ही गड़बड़ है, तो आपकी जो संपत्ति क्राइम से आई है उसको क्या करेगा वो, कॉन्फिस्केट। कॉन्फिस्केट मतलब मालिकाना किसके पास चला गया, गवर्नमेंट के पास। कोई सवाल इसमें? थोड़ा सा बीच में बैंक का पढ़ते हैं फिर आते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ पर इसको बैंक में बीच में पढ़ाने का रीजन ये है क्योंकि हमारे यहाँ पर सबसे ज्यादा जो मिसयूज होता है मनी लॉन्ड्रिंग का वो कौन से चैनल के थ्रू होता है, बैंकिंग। जिसको भी कर रहा है बैंक के थ्रू करता है, अनपढ़ पढ़ा लिखा सब कुछ उसी को करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। तो बैंकिंग चैनल को मिसयूज ना किया जाए मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, इसके लिए भी कुछ रूल्स बनाए गए थे। एंड अगर डायरेक्टर माने एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी चाहे तो बैंक से पिछले 10 साल तक के रिकॉर्ड्स मांग सकता है। प्लस इवन बैंक इज अंडर ऑब्लिगेशन दैट दे हैव टू इन्फॉर्म एनी सस्पिशियस और एनी ट्रांजेक्शन ऑन विच दे हैव अ डाउट इमीडिएटली टू द डिपार्टमेंट, उनको डिपार्टमेंट को। और इनफैक्ट सारी ट्रांजेक्शन जाती है, वो बैंकर बैठ के नहीं करता, सिस्टम में सॉफ्टवेयर ही ऐसा है कि सारी की सारी ट्रांजेक्शन ऑलरेडी इन्फॉर्म की जाती है गवर्नमेंट को। और जो सस्पिशियस ट्रांजेक्शन है उनकी पूरी की पूरी सीरीज वहां जाती है कि सर इनको चेक कर लो आप। भाई जिस आदमी के अकाउंट में जनधन योजना के तहत अकाउंट खोला, जनधन समझते हो ना, जीरो बैलेंस वाला, सब्सिडी के लिए 300-500, उसके अकाउंट में 5-10 करोड़ आना जाना हो रहा है, इजंट इट अ सस्पिशियस ट्रांजेक्शन? तुम अपने आप को बिलो पॉवर्टी लाइन दिखा रखा है, तुमने अकाउंट के अंदर लिखा हुआ है इनकम सालाना 1,20,000, यही करते हो ना, रेड ना पड़ जाए। ओके, इनकम सालाना 1,20,000, ठीक है, अकाउंट में आ रहे 3 करोड़ 5 करोड़, ये कैसे हुआ सर? इनकम आपकी 1,20 और डाल रहे हो एक महीने में 2 करोड़ 3 करोड़ आरटीजीएस लगे जा रही है आपकी, ठीक है, तो कुछ ना कुछ डाउट है, आ जाओ बताओ सोर्सेस का, ठीक है। तो आगे से ध्यान रखना, बैंक अकाउंट या यूनिवर्सिटी के फॉर्म से रेड नहीं पड़ती है। यूनिवर्सिटी के फॉर्म भरते टाइम करते हो ना, सबसे लास्ट वाला कॉलम अगर ऑप्शन हो ना अदर्स और ब्रैकेट में लिख दो, तो आपका बस चले तो अदर्स में भी चले जाओगी, नो इनकम सर, ठीक है। बस भगवान देते हैं, एक दिन महीने में पापा को वही से चल रहा है, ठीक है, इनकम नहीं है हमारी, हम हवा से जीते हैं, ठीक है। तो जरूरी है लास्ट कॉलम ही मारो, वहां से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी के फॉर्म्स को नहीं लेता है कि बच्चों के फॉर्म्स उठाते देखते किसने कौन सा टिक किया हुआ फिर रेड मारेंगे। थोड़ा ढंग का लिख सकते हो, उसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ऑब्लिगेशन ऑफ बैंकिंग कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंटरमीडिएटरीज, सेक्शन 12 किसको अप्लाई होता है सर? बैंक, अब पता है बैंक क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, पीएफआई भी पता है अब तक क्या है, सिडबी, नाबार्ड एंड अदर इंटरमीडिएटरीज हो गए। इंटरमीडिएटरी हो गए स्टॉक एक्सचेंज, इंटरमीडिएटरी था ना दो जनों का स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। कितने साल तक उनको रखना पड़ेगा सर? 10 सालों तक रखना पड़ता है कम से कम। क्या क्या चीजें रखनी पड़ती है उनको? अपने क्लाइंट का एड्रेस प्रूफ, मतलब सारे उसकी आइडेंटिटी के कागज, प्लस उसके ट्रांजेक्शन, प्लस सीरीज समझते हो ना, सारी की सारी ट्रांजेक्शन की सीरीज। तो बैंक पीएफआई इंटरमीडिएटरी शैल मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन नेचर वैल्यू विच में बी प्रिस्क्राइब, जो एक प्रिस्क्राइब्ड वैल्यू वो आपको नहीं बताई जाएगी, समझ गए? नहीं तो आप क्या करोगे, उससे 50 रुपए कम करके बैंक में डाल दोगे। तो समझ आया मैं क्या कह रहा हूं? जैसे बताया कि 2.5 लाख से ऊपर की ट्रांजेक्शन जो है रिकॉर्ड होती है, तो आप क्या करोगे, 2,49,000, 2,49,500 कर दोगे। तो इसलिए यहाँ क्या लिखा है वर्ड, प्रिस्क्राइब। जो भी गवर्नमेंट की उनको टाइम टू टाइम प्रिस्क्राइब रहती है, उससे ऊपर कोई भी ट्रांजेक्शन है तो वो बताएंगे। बैंक पीएफआई इंस्टीट्यूशन ऑल्सो रिक्वायर्ड टू मेंटेन डेटा ऑफ ऑल द क्लाइंट इन सच अ मैनर। केवाईसी समझते हो क्या होता है? नो योर कस्टमर ना, जो उनके डेटा होता है सारा वो रखना आपको। दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल रिपोर्ट ऑफ द डाउटफुल ट्रांजेक्शन टू द डायरेक्टर। तो डाउटफुल क्या बताया मैंने आपको, जो अभी जनधन वाला बताया, एग्जाम्पल लिख लेना ये सारे। फाउंडेशन में कैसे लॉ याद होता था, उल्टे सुल्टे एग्जाम्पल लिख के रंग रहता था ना, तो उधर भी वही लिखो। उस टाइम तो बहुत कम थी एक्ट, अभी बहुत ज्यादा है, और टाइम भी बहुत समय बाद दोबारा पढ़नी है आपको, ठीक है। एग्जाम्पल्स लिखो, मैं नहीं बता पाया उससे भी अगर वियर्ड एग्जाम्पल आपके दिमाग में आ रहा है तो अपनी बुक में या कॉपी में लिखो, उनको एग्जाम्पल जरूर लिखो, ठीक है। कितने साल तक रहेगा अकाउंट को मेंटेन करने का काम? 10 ईयर्स तक। इज दैट क्लियर? ओके। नेक्स्ट, अच्छा अगर अब बैंक ने गड़बड़ कर दी तो कई बार ऐसा भी होता है, बैंक भी बहुत मिले हुए होते हैं क्रिमिनल्स के साथ, सिंडिकेट बैंक।
वो केतन पारेख, पता है कौन था? केतन पारेख सुना किसी ने? अरशद मेहता, अरशद मेहता, ठीक है। चलो कभी और बताऊंगा मैं, आपकी बुक में केस है उसका। सिक्योरिटी मार्केट को हिला के रख दिया था उसने, सेबी जो लॉ आया था उस टाइम पे, शेयर मार्केट को हिला के रख दिया था। मतलब एक अकेला आदमी, एक अकेला आदमी और पूरी की पूरी इकोनॉमी को उसने तहस नहस करके छोड़ दिया था भारत की, और बिना रुपए के, जेब में चवन्नी नहीं, जेब में चवन्नी नहीं, बस इधर करोड़ों रुपए का दिमाग जरूर था उसके पास, ठीक है। उस आदमी ने पूरे शेयर मार्केट को हिला के छोड़ दिया था। हर्षद मेहता, कभी गूगल पे पढ़ोगे ना ये, और बहुत सारे थे आपका, वो मिथिलेश श्रीवास्तव था एक, पढ़ा था ना, नटवर लाल वाइट टाइप, तो वो टाइप के दिमाग वाले लोग थे ये, जो ताजमहल को भी बेच देते थे, ठीक है, पार्लियामेंट को बेच देते थे। वो ब्रिलियंट फेलो, दिमाग से तो ब्रिलियंट था, करा उसने फ्रॉड बेसिकली। तो अगर फॉर एग्जांपल ऐसे आदमी बैंक भी फ्रॉड करते हैं, इनफैक्ट हर्षद मेहता ने सिंडिकेट बैंक के साथ मिलकर ही फ्रॉड किया था, और सिंडिकेट बैंक के मैनेजर को बाद में फांसी लगानी पड़ी थी। मतलब खुद तो निकल गया पैसे कमा के, जब उसके पास सामने आया कि गवर्नमेंट ने कहा ये क्या इतना बड़ा फ्रॉड, तो उसको फांसी लगानी पड़ी। बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जिन्होंने फ्रॉड किया बैंकों के साथ मिल मिल के, ठीक है। तो उसमें अगर बैंक ने अगर कोई ऐसी गड़बड़ करी तो उसको क्या करना पड़ेगा, मिनिमम 10,000 मैक्सिमम, अगर आपने डेटा रिकॉर्ड नहीं रखा, केवाईसी पूरे नहीं करवाए एक्सेट्रा में, तो फाइन कितना, 10,000 से 1 लाख का बैंक का फाइन है ये। क्लियर? एक वर्ड लिखा है, फिर उसके बाद में एक वर्ड है समन। समन, समन का मतलब क्या होता है पहले वो बताता हूं मैं। देखो, दो तरीके से पुलिस का बुलावा आपको दो तरीकों से आ सकता है। पुलिस आपको दो तरीकों से बुला सकती है। एक सब्जेक्ट आपका फर्स्ट ग्रुप में JIGL, वहां पर इसको बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से बताऊंगा मैं, यू विल डेफिनेटली लाइक दैट चैप्टर ऑल्सो। यहां पे मैं शॉर्ट में बताता हूं। पुलिस दो तरीके से बुलाती है, एक होती है वारंट और एक होता है समन, ठीक है। इन शॉर्ट समझाया जाए, समन का मतलब इज्जत से बुलाया जाता है, वारंट का मतलब घसीट के मारते हुए बुलाया जाता है, ठीक है। जैसे होता है ना, इस आदमी के ऊपर वारंट इश्यू हुआ हुआ है, वारंट मतलब आपकी इच्छा के विरुद्ध, अगर आप नहीं भी जाना चाहते तो जबरदस्ती पकड़ के ले जाया जाएगा। समन का मतलब है आपको बोला जाता है, सर आपको SHO साहब ने या डायरेक्टर ने या एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने नोटिस आता है आपके पास, फॉर्मल नोटिस कि इस दिन इतने बजे आके आपको मिलना है। देखते हो ना, कई डिपार्टमेंट से आपको आता है, बच्चों को भी आता है कई बार, जैसे मैंने देखा था, जैसे ये अब अगर एग्जाम में आप चीटिंग करते पकड़े गए, उस टाइम तो बच जाते हो आप, बट बाद में ना आपके यहाँ नोटिस आए हुए होते हैं। इफ यू वांट टू सी, मेरे पास एक दो बच्चों के पढ़े हैं कि वी फाउंड यू गिल्टी ऑफ द ऑफेंस अंडर दिस एंड दिस एक्ट ऑफ द ICSI एंड द एग्जामिनेशन सेंटर हेल्ड ऑन सच एंड सच डे ऑफ दिस एंड दिस सब्जेक्ट, वी वांट यू टू क्लियर काइंडली गिव द क्लेरिफिकेशन ऑन दिस एंड सच मैटर एंड विजिट द सच एंड सच प्लेस एंड मीट सच एंड सच पर्सन ऑन सच एंड सच डेट। हिंदी में, अगर आपको एग्जाम में हमें नकल करते हुए पकड़ा गया था, जो आपने गड़बड़ की, काइंडली आके इसके ऊपर आप अपना जवाब दें कि क्यों ना आपको रेस्टिकेट किया जाए, ठीक है। एक बच्चे को इस एग्जाम में मिला, मेरे पास नोटिस लेके आया था अभी इसी लास्ट एग्जाम में, एक CS एग्जीक्यूटिव का बच्चा था, उसको मिला, वहां पर बहस कर ली होगी, लेडी एग्जामिनर्स होते हैं ज्यादा बहस नहीं करने चाहते, ठीक है। पहले तो होता था, पुराने टीचर्स क्या करते थे, आप कॉपी खींच रहे हो वो भी कॉपी खींच रहे हैं ठीक है, और आपको लगता है काश फट जाए, फिर आप रोने लग जाओ, और आप रोए इसका मतलब गलती तो उसकी थी, सारी गलती उसी की थी, ठीक है। आप तो को तो पूरी पेपर ही मैंने लिखा हुआ था, इसमें तो सारा अपने आप और पूरा लिखा हुआ था, सर मैं तो 100 में से 100 101 आ जाते मेरे, ठीक है। अब तू लिख बैठ के, वो बेचारा फिर आपको अलग बिठाता, चाय पानी पूछता, क्योंकि उसकी भी ड्यूटी है गवर्नमेंट, कहीं उसको रेस्टिकेट। अभी क्या होता है, अब वो कहता है ठीक है आप चीटिंग पकड़ी, कई तो ऐसे ऐसे होते हैं मेरे जैसे, कुछ नहीं, दूर से देखा चीटिंग कर रहा है, रोल नंबर लिखा, कागज पे लिखा, बात खत्म, नोटिस अपने आप भेजो, ठीक है। तो नोटिस अपने आप आएगा आपके पास, तो इसका मतलब है इनडायरेक्टली CCTV भी लगे हुए होते हैं, तो चीटिंग ना करें, ज्यादा बेटर रहता है, ठीक है। ओके, सो समन का मतलब क्या होता है, आपको नोटिस आता है और आपको बुलाया जाता है। कई बार ऐसे भी होते हैं कि पुलिस ऑफिसर आपके घर आता है समन में आपको लेने के लिए, बट वो सिविल ड्रेस में आता है, वो एज शो नहीं करता कि वो, मतलब पुलिस वाला दिख जाता है कि वो पुलिस वाला है, शक्ल से ही पता चल जाता है, ठीक है। वो व्हाइट शर्ट पहन के ऊपर आता है कि वो पुलिस, मतलब एक सिविल सर्वेंट के तौर पे आता है तो समन
बुलावा, सर्च ढूंढना, सीजर सील करना। इसके बाद अगर गड़बड़ मिली, अगला स्टेप क्या है? कॉन्फिस्केट। ठीक है, तो पढ़ते हैं आगे। Any officer under this act who has sufficient reason to believe that offense is committed, अगर कोई भी ऑफिसर इस एक्ट का उसको लगता है कि ऑफेंस तो हुआ है, उसके पास क्या पावर है? वो चाहे तो टू एंटर इन द प्लेस, टू एंटर एनी प्लेस विद इन द लिमिटेड एरिया असाइन टू हिम, वो उस एरिया को एंटर किस लिए? सर्च करने के लिए उस एरिया में एंटर कर सकता है। ऑथराइज होना चाहिए वो, ऐसा नहीं रात को 12 बजे आप घंटे बजा रहे हो कि मेरे को आपका घर चेक करना, नहीं, यू मस्ट हैव अ लेटर, वो समन लेटर होना चाहिए आपके उस ऑथराइजेशन डिपार्टमेंट से, एंड ड्यूरिंग द रीजनेबल टाइम जा सकते हो आप इसमें। प्लेस, मार्क द आइडेंटिफिकेशन और रिकॉर्ड इम्पोज इंस्पेक्टेड बाय द हिम, जो आपको कुछ सामान मिला उस सामान के ऊपर मार्क बना सकते हो, या फिर आपको कुछ उनके कागज मिले, रिकॉर्ड मिले, तो उन रिकॉर्ड के ऊपर आप रेड पेन या कोई भी पेन से मार्क बना सकते हो कि ये मुझे यहां पर डाउट है, इनका जवाब दो। आज नहीं दे सकते तो इनका जवाब तुम्हें कल देना पड़ेगा, जवाब देना है तुम्हें, जो भी डाउट लगे। मैं उस मतलब कहने का मतलब है कि उसके पास अधिकार है कि उन पे पेन मार सकता है वो। आप ये नहीं कह सकते कि मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट से तुम पेन नहीं लगा सकते, लगा सकता है वो। एंड देन टू सर्च दैट कन्विक्टेड पर्सन, अब वो तो मिलेगा नहीं, आपको पता भाग गया होगा अब तक। टू सर्च फॉर दैट कन्विक्टेड पर्सन और सीज सच प्रॉपर्टी, सर्च दैट पर्सन, और उस पैसे से, मतलब वो ट्रांजेक्शन, बुक्स में तो मुझे ट्रांजेक्शन दिख रही है ना 10 करोड़, उस 10 करोड़ से आपने कोई प्रॉपर्टी, गाड़ी खरीदी, तो क्या वो गाड़ी को सील कर सकता है? क्योंकि कल को आप गाड़ी बेच के और इंडिया से बाहर चले जाओगे, तो सीज दैट प्रॉपर्टी विच में बी यूजफुल और रेलेवेंट टू द प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट। समझ आया? तो क्या अधिकार है इस एक्ट के ऑफिसर को? इस एक्ट का ऑफिसर क्या कर सकता है? सर्च, समन, सर्च, सीजर। समन के अंडर अधिकार क्या है? ही कैन गो टू योर प्रेमिसेस एंड सर्च, एंटर इन योर प्रेमिसेस एट रीजनेबल टाइम एज ऑथराइज्ड टू हिम, एंड ही कैन आल्सो सर्च एंड मेक द आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ऑन एनी ऑफ द रिकॉर्ड इंस्पेक्टेड बाय हिम, एंड देन if there's a reason to believe that you may go away from the India, then he may seal the property which he feels that it is a part of criminal proceedings. क्लियर है? अब आपके पास क्या अधिकार है? हो सकता है पुलिस वाला जबरदस्ती आपको परेशान कर रहा हो, या आपके पास सबूत है कि नहीं सर ये गलत प्रोसीड्स नहीं है, झूठा इल्जाम लगा दिया। व्हाट यू कैन डू, आप क्या कर सकते हो? अपील, डिपार्टमेंट के ऊपर अपील। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी हो, आप उसके ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं हो, सर 7 करोड़ की गड़बड़ की मैंने, आपने मेरे ऊपर फाइन लगा दिया 14 करोड़ का, ये क्या बात है मेरे साथ? मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं इस बात से, तो मैं क्या करूं अभी इसके बाद? अपील करूं। अपील के लिए किधर जाना पड़ेगा? एपेलेट ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल वर्ड समझते हो, कोर्ट से थोड़ा नीचे होता है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट में स्टेब्लिश द एपेलेट ट्रिब्यूनल। ये एक्ट किसने बनाया? ये एक्ट किसकी अथॉरिटी में? स्टेट और सेंट्रल? सेंट्रल। तो इस एक्ट में ट्रिब्यूनल भी कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट में स्टैब्लिश द ट्रिब्यूनल टू हियर द अपील अगेंस्ट द, अच्छा ये एपेलेट अथॉरिटी किसके अगेंस्ट अपील सुनेगा? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अगेंस्ट एडजुडिकेटिंग और अदर अथॉरिटीज अंडर द एक्ट। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने आपको 14 करोड़ का फाइन लगाया, तो आप क्या कर सकते हो? टू एपेलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है। आगे लिख लो, उसके आगे लिखना चाहो तो लिख लो। द अपील टू एपेलेट ट्रिब्यूनल शैल बी मेड विद इन 45 days, within 45 days from the date of order, from the date of order of adjudicating authority, full stop, downside arrow. Such 45 days can be extended on showing reasonable ground फुल स्टॉप, डाउन साइड एरो। अब जो है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या करेगी? अब आपकी हियरिंग चलेगी। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी या तो सेटिस्फाइड हो जाएगी आपके कि भाई जो आप कह रहे हो वो सही है। देखो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले
एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अपना ऑर्डर देगी, ठीक है। सपोज ये ऑर्डर दिया इन्होंने 2020 को, आप हो डिससेटिस्फाइड। इफ यू आर डिससेटिस्फाइड योर नेक्स्ट मूव वुड बी अपील। किसको अपील करोगे आप? ये अपील जो है कितने दिनों के अंदर अंदर हो जानी चाहिए बताओ? मतलब 15 मार्च फेब, समवेयर 15 फेब, समवेयर 1-2 दिन ऊपर नीचे चलेगा, मतलब उधर नहीं चलेगा, हमारी कैलकुलेशन में बता रहा हूं। मैक्सिमम इसके अंदर अंदर हो जानी चाहिए अपील 15 फरवरी के अंदर अंदर मैक्सिमम। क्या इससे एक्सटेंशन भी मिल सकती है? जी बिल्कुल एक्सटेंशन मिल सकती है, अलाउड है सफिशिएंट ग्राउंड पे। अगर कोई भी लगता है कि कुछ गलती से आप नहीं आ पाए तो सफिशिएंट ग्राउंड पे एक्सटेंशन मिल सकती है। अब एपेलेट ट्रिब्यूनल क्या करेगा आपके यहां पर? हियरिंग माने अब वो केस को सुनेगा। अभी केस को सुनने के बाद वो क्या क्या कर सकता है? एपेलेट ट्रिब्यूनल क्या कर सकता है? या तो वो पुराने ऑर्डर को ही जो था वही चलेगा, या फिर वो मॉडिफाई कर सकता है। मतलब पहले 14 थी वो उसको 5 कर देगा, मॉडिफाई कर सकता है। या फिर वो पूरे के पूरे मैटर को ही सेट असाइड का मतलब क्या हुआ? पूरा जो बात है वो गलत है, इसके ऊपर 0 रुपए की पेनल्टी है, तो एकदम शुद्ध आदमी है, ठीक है। इसके ऊपर आपने गलत आरोप लगाया, समझ आया? जैसे सलमान खान का चल रहा है ना, पहले केस हुआ, फिर कहते गाड़ी चल ही नहीं रही थी, कभी कहते सलमान खान नहीं था, कभी कहते लोग खुद आए थे गाड़ी के नीचे चलते चलते, ठीक है। वो सोते हुए रेंग घूम रहे थे रोलर कोस्टर की तरह, और गाड़ी तो सड़क पे चल रही थी, ग्रेविटी पावर की वजह से वो अपने आप नीचे आ गए थे, ठीक है। तो वो जो भी है, मतलब पहला लेवल तो ये होता है, जो सलमान खान का केस है उसमें यही हायरार्की चली है, क्रोनोलॉजी जो है, पहला ये आता है, फिर उसके बाद आप कोर्ट के सामने थोड़ा, कोर्ट के सामने और ज्यादा लीनियंट होते हो, गुहार लगाते हो, थोड़ा कोर्ट को सेटिस्फाई करते हो, तो कोर्ट थोड़ा आपके लिए लीनियंट होता है और मॉडिफाई कर देता है 14 का 5। आप थोड़ा और ज्यादा लीनियंट हो जाते हो कि मिस्टर कोर्ट, आई एम सलमान खान, ठीक है, और मेरे पास बहुत कुछ है जो मैं आपके लिए कर सकता हूं, मतलब मैं देश के लिए कितना अच्छा कर रहा हूं। तो कोर्ट कहता है गाड़ी चल ही नहीं रही थी, ठीक है, गोली तो बंदूक के अंदर थी, हिरण खुद आया था और गोली खा के चला गया, ठीक है। ओके, बड़ा ही बुरा लगता है कि ऐसे ऐसे हमारे कोर्ट में डिसीजन आ रहे हैं, जबकि इंसान मरे हैं, सब कुछ हुआ है, और 20 साल तक केस चल रहे हैं उसके ऊपर। और एक हमारे वो पॉलिटिशियन है जिन्होंने सिखों के ऊपर 1984 के अंदर, जेडी टाइटलर ने किया था ना, टाइटलर ने 1984 में किया था, 84 से लेके 2014, कितने 30 साल तो यही हो गए। और 2014-15 में उसके ऊपर डिसीजन आया, 30 साल बाद में पता चला कि गोलियां चलवाई थी। इतने दिन तो ये हो रहा था कि गोलियां तो बॉर्डर पे चल रही थी, सिख बीच बीच में जा रहे थे कि हमें लगे, ठीक है, उसने चलवाई नहीं थी, कोई मरा ही नहीं था, कुछ भी नहीं हुआ था, ऐसा सीन चल रहा था। 14 में जाके हुआ, और बड़ा ही गलत काम किया था उस टाइम पे, उन्होंने बहुत ज्यादा गलत काम किया था, मतलब जिंदा लोगों के अंदर टायर जला जला के डाल दिए थे कि, और उनकी फैमिली को वहां बांध के दिखा रहे हैं कि देखो जल रहे हैं ये, एंड फैमिली कुछ नहीं कर सकती। सोचो ये हाल करा था उन्होंने उस वक्त। बट कोर्ट थोड़ा समय लेता है, और अभी भी पता नहीं क्या चल रहा है उनका, वेदर ही इज, मतलब दो ही इज इन जेल, बट जेल में कितना अच्छा सिस्टम है उनका वो नहीं पता हमें। तो एनीवेज, तो समझ आया क्या रहेगा कोर्ट का क्या सिस्टम है। सबसे पहले आप तो अपील करो कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, अपील के बाद क्या होगा? अपील कितने दिनों के अंदर अंदर करने का टाइम है आपको? 45 डेज फ्रॉम द प्रीवियस ऑर्डर। उसके बाद में हियरिंग होगी, हियरिंग में या तो पुराना ऑर्डर कंफर्म होगा कि 14 करोड़ 7 साल, या फिर वो कहेगा 5 करोड़ 7 साल, और या फिर वो कहेगा बात ये नहीं है, मैटर मतलब सेट असाइड कर देगा कि पुराने वाला डिसीजन गलत है, मैं 28 करोड़ करूंगा, ये भी तो कर सकता है ना। सेट असाइड का मतलब पुराना मैटर खत्म, मैं दूंगा डिसीजन 28 करोड़ और 15 साल, 2-15 उनके पार में नहीं है, बट
ज्यादा भी कर सकता है, कम भी कर सकता है, पुराने ऑर्डर को नलीफाई भी कर सकता है। क्लियर? सवाल आता है कि ये जो हियरिंग है ये कितने समय के अंदर अंदर डिस्पोज ऑफ हो जानी चाहिए। क्यों बता रहा हूं मैं ये लाइन? अभी मैंने आपको एक सेकंड पहले कहा कि 30 साल तक वो केस चल रहा था, डिसीजन ही नहीं हुआ। 20 साल बाद यही ऑर्डर देना था तो 20 साल पहले दे देते, है ना? तो ये हमारे देश के अंदर जो सबसे जरूरी चीज थी वो ये थी कि ये जो अपील या हियरिंग हो रही है इसके ऊपर एक समय सीमा लगाई जाए। गवर्नमेंट ऑफिसर्स के ऊपर भी एक समय सीमा, एक बार होना चाहिए कि इतने दिनों के अंदर अंदर आपको निपटाना है। तो इसको बोला, वर्ड समझते हो ना, डिस्पोज ऑफ। मैटर कितने दिनों में डिस्पोज करने का इनको? विद इन 6 months। क्लियर? चलिए ये मैटर हो गया खत्म। एक ना नया मैटर इसमें एक्ट में लिखा हुआ है जो वैसे तो इससे रिलेटेड नहीं है बट मैं वैसे ही बता देता हूं। एक वर्ड होता है स्पेशल कोर्ट। स्पेशल कोर्ट, लोक अदालत सुना किसी ने नाम? लोक अदालत, आपकी अदालत नहीं, लोक अदालत सुना है? मतलब उससे रिलेट कर लेते हैं बच्चे ज्यादातर। लोक अदालत किसी ने सुना है? रेजर हैंड। ओके। एनडीपीएल के केसेस लड़े जाते हैं संडे को, अगर आपका बिल ज्यादा होता है तो कोर्ट जाते हैं। चालान के भी बहुत सारे जाते रहे, ठीक है। चलो, लोक अदालत की स्पेशल अदालत होती है, स्पेशल कोर्ट होती है, स्पीडी बेसिस पे उसमें डिस्पोज ऑफ होते हैं। तो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भी, वो तो थे एनडीपीएल के फाइनेंस से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑथराइज करा। एक समय आ गया था 90s के अंदर की बहुत ज्यादा गोल्ड की कैरिंग होती थी दुबई से, बहुत मैटर फंसते थे इसके। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि क्योंकि स्पेशल कोर्ट ना बनाया जाए इसका, क्योंकि नॉर्मल कोर्ट अगर ये केस देखेगा तो नॉर्मल क्राइम तो अपने लेवल पे चल रहे हैं या बढ़ी जा रहे हैं, केस इतने ज्यादा पेंडिंग हो रहे हैं, तो इसके लिए एक अलग से स्पेशल कोर्ट बनाया जाए। तो उन्होंने भुवनेश्वर, उड़ीसा, उड़ीसा में भुवनेश्वर के अंदर एक जगह है खुर्दा, खुर्दा, ठीक है, खुर्दा के अंदर स्पेशल कोर्ट बनाया। इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आया था, व्हाट डू यू मीन बाय स्पेशल कोर्ट? तो स्पेशल कोर्ट का मतलब अ कोर्ट विच इज ऑथराइज्ड एंड कंस्ट्रक्टेड बाय द central government for the purpose of speedy disposal of the matter related to money laundering. Such court is there, one in the India, उड़ीसा, भुवनेश्वर, खुर्दा। भुवनेश्वर डिस्ट्रिक्ट में खुर्दा में है वो। फिर से बताऊं, special courts are notified and authorized by central government for the purpose of, special courts are, स्पेलिंग है बोल दूं मैं, special courts are notified and authorized by the सेंट्रल गवर्नमेंट। इतनी देर मुझे लगता है कॉपी साथ वाले को दो दो लिख देगा वो। स्पेशल कोर्ट्स आर नोटिफाइड एंड ऑथराइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द पर्पस ऑफ स्पीडी डिस्पोजल of the matter related to money laundering, full stop, downside arrow. Government has notified, Indian government or government has notified such court at Odisha, in Bhubaneswar district at खुर्दा जगह है वहां पर एक। क्लियर है? क्लियर? अच्छा, दो वर्ड समझाने आपको। एक वर्ड होता है कॉग्निजेबल, एक होता है नॉन कॉग्निजेबल। सुनो ध्यान से, एक वर्ड होता है कॉग्निजेबल, इसका ऑपोजिट नॉन कॉग्निजेबल। एक होता है बेलेबल और एक होता है नॉन बेलेबल।
ये वैसे मैं JIGL में बताऊंगा क्योंकि क्रिमिनल लॉस के पार्ट है, ये सिविल और क्रिमिनल के। यहाँ बस एक बार इंट्रोडक्शन के टाइप में लिखा हुआ है। अच्छा, कोई बता सकते हैं कॉग्निजेबल कौन से होते हैं सर? कॉग्निजेबल कौन से होते हैं? सीरियस, देखो दो इनमें डिफरेंस होता है, एक होता है सीरियस, एक होता है नॉन सीरियस। यस, कौन सा होता है कॉग्निजेबल? सीरियस नेचर। जैसे कॉग्निजेबल में अरेस्ट विदाउट वारंट होते हैं, मतलब वारंट की जरूरत नहीं है। अगर आपने यहाँ क्राइम किया, मर्डर किया, तो ऐसा तो नहीं पहले पुलिस मैं खड़ा हूं यहाँ पर जा वारंट लेके आ, या सीधा ही अरेस्ट कर लो। तो कॉग्निजेबल अरेस्ट विदाउट वारंट। नॉन कॉग्निजेबल अरेस्ट विद वारंट, मतलब थप्पड़ मार दिया, छोटे मोटे क्राइम, ठीक है, चोरी, छोटी मोटी चोरी, ये सब। अच्छा, एक होता है बेलेबल। बेलेबल मतलब आपका बेल लेना आपका अधिकार है। बेल लेना, ध्यान से सुन लेना, बेलेबल मतलब बेल लेना आपका अधिकार है, और नॉन बेलेबल मतलब बेल लेना आपका अधिकार नहीं है, बट फिर भी बेल आपको मिल सकती है। ये लोगों को लास्ट आगे वाली लाइन पता नहीं होती है। बेलेबल में बेल लेना आपका अधिकार है और आपको मिलेगी। नॉन बेलेबल में बेल लेना आपका अधिकार नहीं है और फिर भी बेल आपको मिल सकती है, मिल सकती है। यू मे गेट एट द मर्सी ऑफ कोर्ट। दया, बहुत डिटेल में ये JIGL में पढ़ेंगे, ठीक है। तो नोट लिखो, ये समझाना था क्यों, वो लिखते हैं। एवरी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट इज कॉग्निजेबल। एवरी ऑफेंस इज कॉग्निजेबल अंडर दिस एक्ट, मतलब इस एक्ट के सारे ऑफेंस कौन से वाले हैं? सीरियस नेचर। विच शैल कैरी punishment for minimum 3 years. Which shall carry the punishment for minimum 3 years and are non-bailable. कोई सवाल आगे समझ? तो ये हो गया खत्म। लास्ट टॉपिक है इस एक्ट का, लास्ट टॉपिक है KYC। वैसे इस एक्ट का लेना देना नहीं है, बट फिर भी KYC क्या होता है उसके ऊपर एक बार क्वेश्चन भी आया तो हम बात करते हैं इसके। KYC, KYC की फुल फॉर्म तो आप बता सकते हो मुझे, ये मतलब नॉट सो टफ, बताएं। KYC नो योर क्लाइंट क्या होता है? KYC जब भी आप कोई भी अकाउंट खुलवाते हो या कोई भी चीज न्यू करना चाहते हो तो आपके आइडेंटिटी के प्रूफ्स आपको देने पड़ते हैं। यू मस्ट हैव टू प्रोवाइड सम आइडेंटिटी प्रूफ टू गवर्नमेंट सो दैट गवर्नमेंट कैन आइडेंटिफाई हु यू आर, वेदर यू आर सिटीजन, रेसिडेंट और नॉट, फॉरेनर हो, टेररिस्ट हो, क्या हुआ। क्लियर? ठीक है। किस लिए आया KYC का जो आया इस बार, ये अभी, सो दैट मनी लॉन्ड्रिंग के फ्रॉड्स ना हो। तो KYC was introduced to prevent the money laundering. KYC was introduced to prevent the money laundering. Can I say it is an anti-money laundering measure? तो अगर आपको सवाल आता है what are the anti-money laundering measures in India, पहला और आखिरी KYC, ठीक है। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? सो दैट इंडिया के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग के काम थोड़े खत्म या कम हो जाए, खत्म तो नहीं हो सकते, खत्म हो जाए। एंड कब कब KYC चाहिए होता है, एक मैं बताता हूँ, बैंक अकाउंट खुलवाने के टाइम, और नहीं KTM बिना KYC के नहीं चलता क्या? चलो, वैसे पेटीएम को पेटीएम ना कह के, किसी कंपनी को प्रमोशन ना देते हुए हम कहते हैं ऑनलाइन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, ठीक है। और बोलिए। पैन कार्ड बनाने टाइम पे KYC चाहिए, कि पैन कार्ड खुद भी एक KYC है वैसे, और गूगल के टाइम पे नहीं चाहिए, गूगल पे कुछ नहीं चाहिए। गैस सिलेंडर लेने टाइम, घर लेने टाइम, मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी लेने टाइम चाहिए, ओके। और
या मोबाइल नंबर्स के लिए भी केवाईसी भी चाहिए आपको। सिम कार्ड के लिए नहीं चाहिए क्या? देना होता है मैडम, ठीक है। लॉकर लेना हो तो, लॉकर लेना हो चाहिए, वैसे शायद ना लियो बट फिर भी मैं बता देता हूँ, चाहिए होता है लॉकर के टाइम, ठीक है ठीक है। और कोई भी हायर वैल्यू ट्रांजेक्शन करते हो अगर आप बैंक्स में, तो वापस बैंक दोबारा से मांगता है आपसे उस टाइम कि सर आप कहते हो है उसमें फिर भी चाहिए सर दोबारा से, ठीक है। बैंक एक ऑब्लिगेटरी है कि आपसे न्यू अकाउंट खुलवाने के टाइम पे केवाईसी उनको लेना पड़ता है। क्या कस्टमर को आपके केवाईसी को प्रिजर्व बैंक को आपके केवाईसी को प्रिजर्व करना पड़ता है, मतलब रखना पड़ता है कितने साल तक? 10 years तक। इंफॉर्मेशन शैल बी प्रिजर्व बाय द बैंक फॉर एटलीस्ट 10 years केवाईसी से रिलेटेड। क्लियर, डन। बाकी आपको जो मैंने बातें बताई सारे आपके नोट्स में लिखी हुई आपको मिल जाएगी। इसके साथ ही एक्ट खत्म हो जाती है। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं लास्ट क्लास को और आज की क्लास को। व्हाट इज मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है करके। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है? Conversion of black money with illegal origin into white money is a money laundering. Okay, and what are the process of money laundering? Integration. What are the effects on society of money laundering? बता, कोई परमिशन की जरूरत नहीं, बोलो। What are the effects of money laundering? फॉरेन डायरेक्ट इम्बैलेंस हो जाती है, डॉलर के करेंसी के प्राइस गिर जाते हैं और ब्राइब बढ़ जाती है, प्राइवेट हाथों में गवर्नमेंट चली जाती है, एक्सेट्रा। चलिए नेक्स्ट वाज ग्लोबल इनिशिएटिव की सारी लिस्ट याद है किसी को? किसी को सारे हेडिंग याद है? हेडिंग किसको याद है? आप बताओ। सेकंड बच्चा, हाँ आप United Nations Global Program IOSCO, International Organization ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन, इतना ही था, एक और था, ठीक है। एक और भी था इसमें, मतलब आपने, हाँ, काउंसिल ऑफ यूरोपियन, और भी है, बेसल कमेटी और है एक, बता देता हूँ। बेसल आपने लिखा नहीं है, बेसल कमेटी, बेसल लिखा नहीं है वो, मैंने लिखा बहुत है वो, और बता दिया मैंने, एक बेसल कमेटी, ठीक है ओके। 2002 बेसल कमेटी 2002, ऑलराइट। इसके बाद क्या था? इंडियन कब आया? 2002 इफेक्टिव, हाँ 1 जुलाई 2005 में आया, ठीक है ओके। क्या इंडिया ने पहले बताया प्रोसीड्स ऑफ क्राइम क्या होता है? जो नोइंगली अननोइंगली आपने कोई भी ऐसा किया तो आप मनी लॉन्ड्रिंग के गिल्टी तो हो। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम होता है कि उस पैसे से आपने कुछ खरीदा, वो पैसा उस पैसे से कुछ भी खरीदा, मूवेबल इमूवेबल, सब प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है आपका, ओके। शेड्यूल ऑफेंसेस से रिलेटेड अगर आपका, देन आपने क्या पढ़ा आज? पनिशमेंट 310 फाइन, 37 फाइन, ड्रग्स वाला 310 फाइन, अदर देन ओके। फिर उसके बाद आपने पढ़ा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, किससे नीचे नहीं हो सकता? जॉइंट सेक्रेटरी टू द इंडियन गवर्नमेंट से नीचे, उससे ऊपर हो सकते हैं, ठीक है। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास क्या पावर है कि वो कंप्लेन पे या बिना कंप्लेन के भी, सुमोटो भी, आपसे आपकी प्रॉपर्टी का सोर्स पूछ सकती है, और डाउट होने पर प्रोविजनली अटैच, और अगर कंफर्म होने पर फाइनली कॉन्फिस्केट भी कर सकती है, ठीक है। बैंक को कितने साल तक? उसके बाद क्या था? समन सर्च सीजर एंड देन अपील, एपेलेट ट्रिब्यूनल, कितने टाइम में? किसको? एपेलेट ट्रिब्यूनल को, ओके। एपेलेट ट्रिब्यूनल क्या कर सकती है?
कंफर्म, मॉडिफाई, सेट असाइड। उसके बाद स्पेशल कोड खुर्दा में बना हुआ है जो फास्ट के लिए बना था, और इसके अलावा ठीक है। केवाईसी को हल्के में मत लेना, क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, बता दो। सबसे लास्ट पॉइंट है ये। ओके, थैंक यू वेरी वेरी मच।